ये कथा है क्यूबा की। क्यूबा बहुत छोटा सा देश है जो अमेरिका है उसके दक्षिण में। अमेरिका से वो बिल्कुल समझिए सटा हुआ है, बिल्कुल अधिक दूर नहीं है वहां से। और नन्हा सा देश है, बहुत अधिक जनसंख्या भी नहीं है यहाँ पर। और इसका जो इतिहास है वो बड़ा ही विचित्र है, रक्त रंजित इतिहास है। और कम्युनिस्ट जो हैं वो कितने दरिंदे हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, पिशाच हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। क्यों? जैसे आप चीन में देखा आपने कि करोड़ों को मार दिया गया, रूस में देखा जो उस समय सोवियत संघ था, जिसमें स्टालिन ने, लेनिन ने और बाद में भी जितने उसके सत्ता पर प्रमुख थे सबने लोगों को मारा, करोड़ों की संख्या में। इसी प्रकार से कंबोडिया में पोल पॉट ने मारा, अलग अलग देशों में कम्युनिज्म बिना रक्त के चलता ही नहीं है, ये किया। तो जो लैटिन अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, वहां पर जिस देश में बहुत अधिक रक्त बहाया गया और भयंकर हिंसा हुई, वो देश क्यूबा है। हमारे उच्चारण में जिसको हम क्यूबा कहते हैं वो वस्तुतः यह उच्चारण नहीं है, ये दोष है। क्योंकि जो अमेरिका के दक्षिण में जितने भी देश हैं उस सारे के सारे देश, सारे सभी देशों में एक ही भाषा बोली जाती है, उसका नाम है स्पेनिश। और इसका अपवाद एकमात्र देश है, उसका नाम है ब्राजील। तो ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है और शेष जो देश हैं उनमें स्पेनिश बोली जाती है। तो स्पेनिश जो भाषा है उसमें क्यू जो उच्चारण जब हम करते हैं क्यूबा, वो वो स्वर नहीं होता, वो ध्वनि नहीं होती, इसलिए उसका जो सही उच्चारण है वो है कूबा। तो इसको कूबा ही कहा जाता है। यह भी एक अलग कथा है कि उस क्षेत्र में स्पेन के लोग गए, उन्होंने भयंकर अत्याचार किया, स्थानीय लोगों को मार दिया, अपने लोगों को बिठा दिया। और इसीलिए वहां पर आज स्पेनिश है, पुर्तगाली है। वहां पर भी भाषाएं थी जिनके विषय में किसी को अब ज्ञान नहीं है। और वहां के जो लोग हैं स्थानीय, वो बड़ी थोड़ी संख्या में हैं। और उनको समझिए कि आज भी वो शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं। और ये जो स्पेन वाले हैं यही समझिए वहां राज कर रहे हैं, इसलिए भाषा का भी वर्चस्व है। तो जिसको हम क्यूबा कह रहे हैं वो देश क्या था कि 50 के दशक में या कहिए 40 के दशक में वहां पर दो व्यक्ति हुए, एक फिदेल कास्त्रो और दूसरे का नाम था चे गुएरा। ये दो लोगों ने मिलकर के वहां पर हिंसक क्रांति करने का प्रयत्न किया। वहां पर जो है वो गुरिल्ला युद्ध किया, बहुत लोगों को मारा। उसके बाद में जो वहां पहले से जो शासन चल रहा था, बतिस्ता उसको बोलते हैं, उसको अपदस्थ किया गया और कम्युनिस्ट शासन वहां पर आरंभ हुआ। कम्युनिस्ट शासन उसी प्रकार से आरंभ हुआ जैसे ईरान में इस्लामी उपद्रव 1979 में हुआ। तो जितने लोग भी माने गए कि ये खुमैनी का विरोधी है या इस्लामी शासन का विरोधी है, तो सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया या गोली मार दी गई। तो उसी प्रकार से फिदेल कास्त्रो और चे गुएरा ने मिलकर के जितने लोग भी इन लोगों को विरोधी जान पड़े, उन सब लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और इसमें क्या था कि एक तो फिदेल कास्त्रो था और उसका जिसको कहते सेकंड इन कमांड, उसका नाम था चे। और चे गुएरा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भयंकर हिंसा की। और वहां पर वो गुरिल्ला जो युद्ध नीति होती है उसमें इसको कहा गया था कि ये पारंगत है लोगों को मारने में
और वही ये करता रहा। करते करते ये आदमी इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि क्यूबा में इसने माना कि हमने जो किया था वो सफल हो गया, हमारा शासन हो गया। तो उसके अगल बगल में जैसे अर्जेंटीना है, पेरू है, अन्य देश हैं, वहां भी इसने उसी प्रकार का गुरिल्ला युद्ध करने का प्रयत्न किया। और इसी क्रम में थोड़े ही समय में 1965 या 67 के आसपास इसको गोली मार दी गई और ये मर गया। चे गुवेरा एक ऐसा कैरेक्टर है या पात्र है हमारे इस 20वीं शताब्दी का, जिसका चेहरा और जिसकी फोटो मैं समझता हूं कि संसार में सबसे अधिक पसंद की गई फोटो हो गई कम्युनिस्टों के द्वारा। क्योंकि मुझे याद है जब 80 के दशक में मैं जेएनयू में प्रवेश कर रहा था पढ़ने के लिए, तो वहां पर चे नाम छपा हुआ और उसकी फोटो सहित लड़के और लड़कियां टी शर्ट पहनते थे। और उसकी जो फोटो आप देखेंगे तो हर समय वो सिगार पीता हुआ आपको दिखेगा। और वो ना एक प्रकार से संसार भर की क्रांति का प्रतीक बन गया, युवा प्रतीक भी बना। और उसके कारण न जाने कितने संसार में लाखों करोड़ों लोग जो युवा थे वो कम्युनिस्ट बने। और सब इसी प्रकार का जिसको कहते हैं सशस्त्र आंदोलन या क्रांति करने का सपना देखने लगे। और न जाने कितने जो छात्र होंगे, युवा होंगे, उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। तो चे गुवेरा जो है उसका इन सब चीजों में बहुत बड़ा हाथ रहा है। और यह व्यक्ति जैसे मैंने कहा राक्षस की तरह था, पिशाच की तरह था, लोगों को मारता था। और बाद में जब ये मंत्री बना फिदेल कास्त्रो की सरकार में, तो उसमें भी इसका जो एक काम था वो यही था कि विरोधियों को पकड़ो और उसको फांसी की सजा सुनाते रहो और उन लोगों को फांसी पे चढ़ाते रहो। तो क्यूबा नामक जो देश है, छोटा सा नन्हा सा देश, वो उस पूरे क्षेत्र में समझिए कि कम्युनिज्म का गढ़ बन गया। और जहां कम्युनिज्म का गढ़ बनता है वहां होता क्या है आप जानते हैं, हिंसा तो होती ही है, साथ में सब लोगों को समान मान लिया जाता है। और समान मान के ये सरकार ये प्रयत्न करती है कि हम सबको भोजन देंगे, आवास देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हमको देनी पड़े। वो कैसे संभव है? क्यूबा ने यही प्रयत्न किया। तो हुआ क्या कि थोड़े दिन में ही पता चल गया कि क्यूबा ये कुछ भी नहीं कर सकता। छोटा देश था, लोगों को पढ़ाना बहुत आसान था, थोड़े समय में ही सभी साक्षर हो गए। दूसरा, उसने बड़ा बल दिया स्वास्थ्य पर, फिदेल कास्त्रो ने। तो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं होती हैं वो भी हो गई। इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ वहां। तो क्या आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो उद्योग धंधों के विरुद्ध हो जाती है। हमारा केरल उसका उदाहरण है अपने देश में, बंगाल उदाहरण है, यहाँ पर जो भी उद्योग धंधे थे उनमें ताला लगा दिया गया। तो ये हुआ। और क्यूबा जो है, मैं ये मानता हूं कि 80 के दशक आते आते वो महादरिद्र देश बन गया, बहुत दरिद्र देश बन गया। क्योंकि मुझे याद है 1994 में जब मैंने भारत सरकार में प्रवेश किया, सेवा काल मेरा शुरू हुआ प्रशिक्षण के उपरांत, तो मेरी जो पोस्टिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हुई। और वहां पर मुझे देखने को जो मिला वो था भारत का अमेरिका के साथ व्यापार। यहाँ अमेरिका मतलब केवल यूएसए नहीं, सारा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो उसमें जो फाइल मेरे सामने सबसे पहले आई वो फाइल थी क्यूबा को लेकर। तो क्यूबा ने ये पत्र लिखा था भारत सरकार को कि आप हमें चावल दीजिए, हमारे यहाँ भोजन का बड़ा अभाव है, और वो जो चावल का जो पैसा है वो हम आपको, वहां पे माइनिंग होती थी, वो कुछ कुछ बेच करके इतने समय बाद हम आपको देंगे। तो स्वाभाविक है ये जो गारंटी है, जो काम है, वो भारत सरकार ही कर सकती थी। कोई प्राइवेट कंपनी तो पैसा लगाती तो फंस जाती, लेकिन भारत सरकार के पास तो चावल था नहीं।
तो भारत सरकार ने अपनी ओर से किसी कंपनी को कहा कि भाई आप चावल भेज दीजिए, उन्होंने चावल भेज दिया। तो मेरे पास जो फाइल आई थी वो उसी कंपनी की फाइल थी, जिसमें उसका यही निवेदन था उस कंपनी का कि भाई हमने तो चावल भेज दिया, लेकिन आज तक वहां से हमें पैसा नहीं मिला है, तो आप इसका कुछ प्रबंध कीजिए। तो ये समस्या मेरे सामने आई, तो मैं उत्सुक हो गया जानने को क्यूबा के बारे में। तो उसके बाद से आप देखिए कि 80-90 के दशक में ही वह देश दरिद्र हो गया। रोजगार सबको मिल नहीं सकता, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है, आर्थिक जो व्यवस्था है संसार में, उसमें कभी भी किसी भी देश में 100% लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता। ये असंभव है, क्योंकि कम्युनिज्म ने एक ऐसी पद्धति बना दी है जिसमें हम ये चाहते हैं और हमारे बच्चे ये चाहते हैं, बल्कि हम बच्चों के लिए भी चाहते हैं कि वो ऐसी नौकरी करे जिसमें महीने के अंत में उनको पर्याप्त वेतन मिले। तो प्रश्न ये उठता है कि सब वेतन भोगी बनना चाहते हैं, तो कहां से इतने रोजगार आएंगे, इतनी नौकरी कहां से आएगी, जो कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। वही बात क्यूबा में भी हुई, और अंततोगत्वा ये स्थिति बन गई कि बहुत सारे लोग वहां बेरोजगार हो गए। उद्योग धंधे थे नहीं। उद्योग धंधे में जो प्रसिद्ध उद्योग धंधा है, जो सबसे बड़ा उद्योग धंधा है, वो है वहां पर सिगार। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सिगार बनाते हैं और सिगार संसार में बेचते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 80-90 के दशक के बाद सिगरेट हो, बीड़ी हो, सिगार हो, इस पर एक प्रकार से समझिए नियंत्रण स्थापित होने लगा। और जो यूएन बॉडीज हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सब ने उसके विरुद्ध जो है एक प्रकार का कहिए कि आंदोलन चलाया। और धीरे धीरे आपको जानकारी होगी कि जो सिगरेट में जो सिगरेट जितना उत्पादन उसका हो रहा था, जितनी बिक्री हो रही थी, उसमें निरंतर ह्रास हुआ है, निरंतर कमी हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे इस पर नियंत्रण किया गया। जैसे सिनेमा में कहा गया कि कोई व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ नहीं दिखाया जाएगा, तो जो नए बच्चे होते हैं वो वही देख करके, तो जिसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, कि वो देखते हैं और उसके बाद सीखते हैं। तो ये सब धीरे धीरे गायब होने लगा। तो जो सिगार है उसकी बिक्री में भी कमी आ गई। तो क्यूबा के पास कुछ बचा नहीं। इसी स्थिति में फिदेल कास्त्रो मर गया, क्यूबा को वैसे ही बदहाल छोड़कर चला गया। बाद में क्या, उसी का भाई है जो राष्ट्रपति बन गया वहां का। और कम्युनिज्म का मतलब ही होता है शुद्ध डिक्टेटरशिप, निरंकुश शासन, जिसमें आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, जिसमें आप कुछ बहस नहीं कर सकते, सरकार का आदेश है आपको मानना है, कोई चुनाव नहीं होता, एक वन पार्टी सिस्टम होता है, जैसे चीन में है, सोवियत संघ में था, वही क्यूबा में। तो धीरे धीरे ये दारिद्र की पराकाष्ठा को पहुंच गया। अभी क्या हुआ है कि हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं आपसे। एक तो आपसे निवेदन है कि मैंने 3-3.5 वर्ष पूर्व क्यूबा के इतिहास पर एक बहुत ही शोध परक व्याख्यान दिया था, यूट्यूब पर ही, सत्थोलॉजी चैनल पर। तो मैं आग्रह करूंगा जयराज से कि उसका लिंक जो है आपको इसमें लगा दें। तो आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए, अधिक बातें जानना चाहते हैं क्यूबा के विषय में, तो वो आप देख सकते हैं। बहुत परिश्रम करके वो मेरी वार्ता बनी हुई है, जिसको आप सुन सकते हैं। अभी का संदर्भ यह है कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने किया या ट्रंप ने किया कि मादुरो को उठाकर ले गया, और वेनेजुएला पर एक प्रकार से समझिए प्रकारांतर से अमेरिका का शासन शुरू हो गया। शासन का मतलब ये है कि उसके तेल कंट्रोल करना। आप जानते हैं उसके पास विशाल तेल का भंडार है। और जो मादुरो था वो भी लेफ्ट लीनिंग व्यक्ति था, जो कम्युनिज्म है उसकी तरफ उसका झुकाव था। तो स्वाभाविक है कि वो तेल देता था इसको क्यूबा को, और क्यूबा को तेल देता था, तो तेल से ही एनर्जी बनती है, बिजली बनती है, और वो बिजली वहां के लोगों को उपलब्ध होती है। अभी क्या हो गया पिछले 2-2.5-3 महीनों से, कि ट्रंप ने उस तेल पर ब्लॉकेड लगा दिया है, उस पर बिल्कुल रोक लगा दी कि वेनेजुएला का तेल क्यूबा को नहीं जा सकता। और चूंकि ये दरिद्र देश है, तो ऐसा है भी नहीं कि कहीं से भी तेल खरीद ले मार्केट से। जैसे आपके पास पैसा आप खरीद सकते,
भारत के पास पैसा है, भारत कहीं से भी तेल ले सकता है, गैस ले सकता है। तो पैसा इसके पास है नहीं, ये तो दरिद्र देश है, भिखमंगा देश है। तो उसको जो मादुरो था वो कम्युनिज्म के नाम पर किसी तरह से उसको देता था और इसका जीवन चल रहा था। इधर क्या हुआ है, 16 मार्च से आज 19 मार्च चौथा दिन, उसका जो ग्रिड है वही फेल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसको तेल नहीं मिल रहा है, उसको गैस नहीं मिल रही है। पूरा क्यूबा अंधकार में, अंधकार व्याप्त हो गया। वहां पर अंधकार में क्यूबा है। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर से प्रयास कर रहा होगा और थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार होगी। दूसरी समस्या क्या है, तेल के साथ साथ भोजन का अभाव है। जैसे मैंने कहा कि 90 के दशक की मैं कथा सुना रहा हूं आपको, भोजन का वहां पर घोर अभाव है। तो वो ऐसे ही भीख मांगता है, चावल की से लेता रहता है। पहले के जमाने में, पहले के समय में क्या होता था कि सोवियत संघ उसको बहुत कुछ दे देता था, चीन उसको दे देता था, ऐसे ही आसपास का जो भी कम्युनिस्ट देश है वो उसको कुछ दे देता था। अभी उन सब में भी कमी आ गई, तो उसको भोजन का अभाव हो गया, रोजगार वहां है नहीं। तो वहां पर बिजली, तेल, जो तेल भी, तो गाड़ियां भी नहीं चलेंगी, क्या क्या करेंगे आप? तो एक प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, उस पर संकट आ गया। जो रोशनी है, प्रकाश है, उस पर संकट आ गया। भोजन पर जैसे मैंने बताया कि वो समस्या तो पहले से ही है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति क्यूबा की बनती है वो भयंकर है। और उस पर से क्या हुआ है कि जो हालत और भी खराब इसलिए हो गई है कि ट्रंप ने एक वक्तव्य दे दिया है। वो वक्तव्य यह है कि भाई ये जो क्यूबा नामक देश है वो एक फेल्ड स्टेट, जिसको विफल राष्ट्र कहते हैं, तो ये फेल्ड स्टेट, और इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। और ट्रंप जब कहता है ठीक कर दूंगा, तो ठीक करने का क्या मतलब होता है? जैसे मादुरो को उठा के ले गया और प्रकारांतर से वेनेजुएला पर उसका कब्जा है, या ईरान में अभी कर रहा है, और इसीलिए कर रहा है कि जब भी वहां रिजीम बदलेगा तो अमेरिका का एक प्रकार से अधिकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये शीर्षक भी दिया है कि अगली बारी लग रहा है कि क्यूबा की, क्योंकि क्यूबा की सरकार अब सख्ते में आ गई है। जिसको कहते हैं ना, दीवार की तरफ आपने किसी को धक्का दे दिया, उसके पास कोई विकल्प नहीं। उल्टा वहां की जो सरकार है वो अमेरिका से बातचीत कर रही है, वो संबंध सुधारने का प्रयत्न कर रही है। और मैंने अपनी पिछली वार्ता में बताया था कि क्यूबा का हर व्यक्ति, यदि उसको अवसर दिया जाए, तो हर व्यक्ति क्यूबा छोड़कर अमेरिका चला जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भुखमरी का शिकार कोई व्यक्ति होता है तो उसके पास क्या विकल्प है? वो भागेगा, वहां जाएगा जहां भोजन मिलता है। तो क्यूबा से कई बार अवैध रूप से भी बहुत सारे लोग भागते हैं, नाव पकड़ के किसी प्रकार से, क्योंकि बहुत अधिक दूरी नहीं है वहां से अमेरिका की, और वो अमेरिका पहुंचना चाहते, ताकि उनका भोजन चल सके, उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार हो। तो ये क्यूबा की स्थिति ऐसी है। और ट्रंप जो कह रहा है, तो उसमें, क्योंकि वो पागल आदमी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आप ये सुने कि कल को अमेरिका की सेना वहां चली गई और अमेरिका ने उस पर अधिकार कर लिया, और जो वहां की सरकार है उसको, सरकार को नष्ट कर दिया, गिरा दिया। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हमने अभी 2 दिन पूर्व लेबनान पर अपनी वार्ता रखी थी, तो आप ये सोच के देखिए कभी कि ये जो नन्हा सा देश है, छोटा सा देश होता है, उसके होने का कोई अर्थ भी है क्या? आप इतने छोटे से हैं कि कोई आपको चाहेगा, 2 झापड़ मारेगा, आप मर जाएंगे। इसलिए महाभारत में कहा गया है कि राष्ट्र को विराट होना चाहिए। राष्ट्र जब तक विराट नहीं है, उसको राष्ट्र कहना भी, समझिए, एक प्रकार से मूर्खता है। और हमारे देश में जो राष्ट्र की परिकल्पना है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? उसका आशय यह है कि आप भारत को यदि आप ध्यान से देखते,
आज के भारत को भी देखिए और पुराने भारत को भी देखिए, जब भारत बहुत बड़ा था तो क्या है कि सालों भर आप इस देश में भ्रमण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 365 दिन आपका व्यापार चल सकता है। जहां थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो रही है वहां 2-4 दिन रुक जाए, लेकिन फिर भी जीवन नहीं थमेगा। दूसरा क्या है कि सर्वत्र आपको अन्न उत्पादन हो रहा है, साग सब्जी है, फूल है, फल है, तो खाने का कोई अभाव नहीं होता। आज भी हमारा देश जो उत्पादन करता है उससे हमारा पेट भर जाता है। हम कृषि क्षेत्र में किसी वस्तु के लिए उस प्रकार से निर्भर नहीं जैसे कई देश निर्भर होते हैं। तो इसमें जो आपकी ऋतुएं हैं वो उनकी बड़ी भूमिका होती है, आपके भी आवागमन में और अन्न के उत्पादन में। फिर क्या है, नदियां हैं आपके पास, आपके ही पास समुद्र भी है, तो शेष संसार से भी आप जुड़ सकते हैं बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से। इसलिए भारत को आप कह सकते हैं कि ये एकमात्र संसार का नैसर्गिक राष्ट्र, स्वाभाविक राष्ट्र है, और राष्ट्र ऐसा ही होना चाहिए जिसको कोई ऐसा नहीं है कि एक झटके में आक्रमण दे और आपको परास्त कर दे, एक झटके में कोई आए और आपको मिटा दे, ऐसा कोई कर नहीं सकता। मान लीजिए अभी जो ईरान है वो उस्मानी साम्राज्य जितना बड़ा था उतना बड़ा होता, तो क्या अमेरिका उस पर आक्रमण करने के विषय में सोचता? नहीं सोचता। आज की स्थिति में इसके लिए एक टर्म यूज होता है, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। ये कुछ नहीं है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो उसका मतलब ही यही है कि आपका विराट देश होना चाहिए, बड़ा देश होना चाहिए, कि कहीं पर कोई बम मार रहा है, कहीं पर कोई मिसाइल मार रहा है, तो आपके ही देश में किसी कोने में, किसी क्षेत्र विशेष में उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शेष भारत में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो दैनंदिन जीवन है वो चलता रहेगा। इसके बिना यदि कोई देश है जिसका कि इतना छोटा सा देश है, जैसे अभी आप देखिए दुबई को, यूएई को देखिए, 2 मिसाइल मारता है उसकी हालत खराब हो जाती है। कतर को देखिए, कुवैत को देखिए, बहरीन को देखिए। लेकिन भारत में आपको तो पता भी नहीं चलेगा क्या हमको और आपको कितना प्रभाव पड़ा जब कश्मीर में 30-35 वर्षों तक भयंकर आतंक था। वहां था, वहां प्रभावित था क्षेत्र, लेकिन हमारा जो शेष भारत उसमें जीवन चल रहा था सुचारू रूप से। तो किसी भी दृष्टि से यदि आप देखें, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से, तो आपको लगेगा कि राष्ट्र वही है जो विराट है, और ये जो परिकल्पना है, विचार है, ये महाभारत में है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस क्यूबा के होने का क्या मतलब। दूसरी बात यह है कि इस कम्युनिज्म का क्या मतलब। जिस कम्युनिज्म ने समता की बात की, सबका पेट भर देने की बात की, तो तुम तो एक नन्हे से देश का पेट नहीं भर पा रहे हो, और उसके बाद लोगों को काटते मारते हो, हर समय काटते हो, हर समय मारते हो। रक्त बहाना जो है वो उसका एक स्वाभाविक परिणाम है कम्युनिज्म। जहां कम्युनिज्म होगा वहां वैसे ही होगा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा कि कल या परसों या 4 दिन में या 8 दिन में या 10 दिन में अमेरिका उस पर चढ़ाई कर दे और वो जो सरकार उकार है उसको खत्म कर दे, और एक प्रकार से चाहे वो नाम के लिए वहीं के लोग हों, लेकिन प्रकारांतर से अमेरिका उस पर शासन करना शुरू कर दे, जैसे वेनेजुएला पे कर रहा है। ये जो मैं बात कह रहा हूं ये बहुत ही गंभीर बात है राजनीति शास्त्र के लिए, कि नन्हे नन्हे देशों का कोई क्या करे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये नन्हे नन्हे देश इन लोगों ने बनाया, ये तथाकथित यूरोप वालों ने बनाया, ये गोरों ने बनाया या ईसाइयों ने बनाया। कारण क्या है, इनके अतीत में कोई विराटता नहीं है, कोई विशालता नहीं, इन्होंने बड़ा देखा ही नहीं, तो मनोवैज्ञानिक रूप से ये बड़े से डरते हैं, इसीलिए भारत को भी तोड़ दिया, तो डरते हैं।
सोवियत संघ बना थोड़े दिन के लिए, उसको भी तोड़ दिया, हालांकि वो कृत्रिम था, टूटता है, लेकिन इन गोरों का भी उसमें हाथ है तोड़ने। तो कुल मिलाकर की स्थिति यह बनती है कि आप छोटे हैं तो आप समझिए आप वल्नरेबल हैं, आपको भेदा जा सकता है, आप अभेद्य नहीं है, आपको कभी भी कोई मार सकता है और आपके पास इतनी शक्ति नहीं है कि आप अपने लोगों को सुरक्षा दें। हमारे देश में राष्ट्र या राज्य का जो विचार है उसमें सर्वप्रधान कर्म किसी राजा का क्या है? राजा वही है जो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। यदि प्रजा की रक्षा की शक्ति राजा में नहीं है तो उसी पल उसका जो राजत्व है वो समाप्त हो जाता है। और हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि आप उसको मार सकते हैं, ऐसे राजा उसकी हत्या कर सकते हैं। ये दूसरी बात है कि भारत में चाहे जितनी कमियां रही हो राजाओं में, हमारे देश में जो राजा हो, लेकिन फिर भी आपको यह मिलेगा नहीं कि प्रजा ने किसी राजा की हत्या कर दी। यहां तक कि 15 अगस्त 1947 तक भी आप देखिए तो किसी राजा की हत्या नहीं की, क्योंकि 700 के आसपास राजा थे हमारे देश में, क्योंकि राजा किसी न किसी दायित्व बोध से बंधा होता था। और ये जो हमारी परंपरा आ रही है, तुलसीदास ने भी कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने, कि जिसमें जो प्रजा यदि दुखारी है, प्रजा दुखी है, तो वो राजा नरक में जाएगा, वो राजा तो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा, समाप्त कर देगा, कर्मफल। तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज एक राक्षस अमेरिका है और पागल ट्रंप उस पर शासन कर रहा है, लेकिन कल को कोई और भी हो सकता है, वही आप पर हमला कर दे। मेक्सिको भी हो सकता है, अर्जेंटीना भी हो सकता है, ब्राजील भी हो सकता है। ये सब देश तो क्यूबा से बहुत बड़े हैं। दूसरा है कि कर्म फल भी तो कोई चीज है ना। आपने स्थानीय लोगों को काटा मारा, फिर जो लोग वहां हुए उनको मारा आपने, और इतना रक्त रंजित आपका इतिहास है, तो आपका वो कर्म फल है कि आपको भुगतना है। जैसे ये चे है गुएरा, वो मारा गया, गोली से तो मारा गया। तो आप कितने दिन तक इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? कितने दिन तक हिंसा के बल पर आप जीवन जी सकते हैं? किसी प्रकार फिदेल कास्ट्रो नहीं मारा गया, वो बच गया, और वो इतना दीर्घजीवी था कि लंबे समय तक उसने शासन किया, लंबे समय तक क्यूबा का डिक्टेटर बना हुआ था। भले लोग भूखे मर जाएं, भले उनको कोई सुख सुविधा न मिले, लेकिन कास्ट्रो को आप समझिए उसके शासन पर जो जो उसका नियंत्रण था, वो मरते समय भी कोई उसमें कमी नहीं आई। तो आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य मेरा यही बताना था कि क्यूबा नन्हा सा देश है, नन्हा सा देश धरती पर रह नहीं सकता, उसको कोई भी झपट्टा मार सकता है। और ये जो भारत के संदर्भ में राष्ट्र की परिकल्पना है, उसका विलोम है, उसका विपरीत है। और दूसरा कम्युनिज्म है वहां पर। कम्युनिज्म जो है मनुष्य विरोधी एक कुविचार है, जिससे वो क्यूबा के लोग त्रस्त हैं। और इसीलिए मैंने बताया छोटी छोटी नावें लेकर वो भागते हैं, अपना देश छोड़ के जाते हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी कि कल को ट्रंप उस पर चढ़ाई कर दे, शासक को मार दे या हटा दे, और अपना अप्रत्यक्ष शासन उस पर आरंभ कर दे। वेनेजुएला, ईरान को देखते हुए ऐसा हो सकता है, और ये ट्रंप ने अपने वक्तव्य में भी इसको जता दिया है। तो मैं रुकता हूं। मैंने अपनी तरफ से जितने भी इसके पक्ष हो सकते हैं उन पे अपना मंतव्य रखा है। आदरणीय पंकज जी कम्युनिज्म के मेरी दृष्टि में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कम्युनिज्म का जो साहित्य है उसका भरपूर अध्ययन किया है, और कम्युनिज्म ने क्या संसार में किया है, कितना अत्याचार, उसकी उनको बढ़िया समझ है। और इसीलिए वो, मेरा अनुमान है कि ऐसी विशिष्ट टिप्पणियां करेंगे कि आप और हम उनको जानकर आनंदित होंगे और ज्ञानप्रद बातें विचारेंगे।